आखिर सुशांत सिंह राजपूत, आपका एक्टर जो हमेशा आपके दिल के करीब रहा, सुशांत को इंसाफ कब मिलेगा? आज भी सुशांत की मौत के बाद उनका परिवार इंसाफ के इंतजार में। पहली बार सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने रिपब्लिक से बात की है, सुनवाएंगे आपको क्या कहा है। लेकिन यह मामला फिर से कैसे सामने आया, आखिर क्या हुआ है? दिशा सालियान केस की फिर से जांच होगी। कल इस बात का खुलासा हुआ, महाराष्ट्र सरकार का एसआईटी जांच का ऐलान। सुशांत राजपूत की मैनेजर थी दिशा सालियान। 8 जून 2020 को मुंबई में दिशा की मौत हुई। उसके बाद 14 जून को 2020 को सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई। दोनों मौत के कनेक्शन के दावे किए जा रहे हैं। सीबीआई सुशांत की मौत की जांच कर रही है। सुशांत सिंह राजपूत के पिता का बयान आया है पहली बार। उनके पिता का कहना है सुशांत की मौत में जो आरोपी है उनका नार्को टेस्ट होना चाहिए। उन्होंने कहा पहले कि सरकार ने सही फैसला नहीं लिया है, मेरा बेटा सुसाइड नहीं कर सकता है, मेरा बेटा हिम्मत वाला था, उनका कहना है। और दिशा मौत की एसआईटी जांच का फैसला सही है। इस जांच से सुशांत की मौत की गुत्थी भी सुलझेगी। नई सरकार और जांच एजेंसी पर भरोसा है। अब एक्सक्लूसिवली मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं सुशांत सिंह राजपूत के पिता क्या कह रहे हैं। रिपब्लिक से उन्होंने बात। के सिंह जी, ये दिशा सालियान के मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने एसआईटी का गठन किया है, आप इसे किस रूप में देखते हैं? नहीं तो सही किया है, जो पहले होना चाहिए वो अभी हो रहा है। ठीक है, दूध का दूध पानी का पानी, यही एसआईटी निकालेगा। अच्छा किया है ये सरकार। आपको क्या लगता है दिशा सालियान का मर्डर किया गया था या वो ऊपर से गिर गई थी बॉडी 14वें मंजिल से? ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन पेपर से न्यूज से यही पता चला था कि कुछ लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जिसमें उद्धव ठाकरे के खानदान का नाम आ रहा है। अच्छा, आ रहा है। अच्छा, तो आपको कैसे जानकारी? नहीं, हमको तो समाचार से न्यूज चैनल से मालूम होता है। वहाँ का जो अनिल रितेश राणा जो है और अनिल जी जो वहाँ के नेता हैं, वो लोग इस तरह का व्याख्यान दे रहे थे उनके बारे में। उद्धव ठाकरे के लड़का जो आदित्य ठाकरे है उसका भी इन्वॉल्वमेंट है, उन लोगों के मुंह से सुने। उन लोगों के मुंह से, इसलिए जांच हो रहा है। ये स्वागत योग्य, ये एकदम स्वागत योग्य कदम है। और ये इसमें जो सही दोषी है वो बाहर आएगा, ये हमको उम्मीद है। अच्छा, तो अभी सुशांत सिंह राजपूत का भी मामला पूरा तरीके से सलट नहीं पाया, जो आपके पुत्र थे, तो सीबीआई अभी जांच ही कर रही है। तो क्या आपको लगता है कि उस मामले में भी जांच थोड़ा स्पीड बढ़ाना चाहिए? अब लगता है कि प्रगति होगी इस लाइन में, क्योंकि पहले सरकार दूसरी थी, इस सरकार में उसको सहूलियत होगी जांच में। और अब लगता है कि जांच सही दिशा में ही जाएगी और सही चीज निकल के आएगा सामने। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। तो सुशांत के फैंस को आज भी उम्मीद है कि सुशांत को इंसाफ मिलेगा। एक अफसोसनाक और दर्दनाक खबर, 16 जवान आज हमारे शहीद हो गए। एक दर्दनाक हादसा हुआ। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, पूरा ट्रक जो था इसमें जवान सवार थे, पूरा ट्रक नीचे आकर गिरा है। देखिए परखच्चे उड़ गए। 16 जवानों की शहादत हुई है इसमें। ये देख रहे हैं पूरी तरह से कचूमर निकल गया, चकनाचूर हो गया है। ये टायर आपको सिर्फ नजर आ रहा है पूरे ट्रक का। 16 जवान इसमें शहीद हुए हैं। और आइए अब आपको बताता हूं किस जगह पर यह हादसा हुआ है। और दरअसल ये जो ट्रक था ये जा रहा था, मिलिट्री ट्रक था, इसमें जवान मौजूद थे। लेकिन अचानक क्या संतुलन बिगड़ा जिसके बाद यह हादसा हुआ है। पहले वो लोकेशन आपको बताता हूं जिस जगह पर यह हादसा हुआ है। देखिए सर, ये आप देख रहे हैं भारत का नक्शा और अंदर जाएंगे सिक्किम, आपको लिए चलते हैं। सिक्किम में से आगे क्लिक कीजिए प्लीज। सिक्किम में एक जगह है जेमा, देख रहे हैं आप, जेमा पर यह हादसा हुआ है। ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, सिक्किम के जेमा में यह हादसा हुआ है। इसे आगे फ्लिप कीजिए। 16 जवान इसमें शहीद हुए, तस्वीरें आपको दिख रही हैं। ये जो आप देख रहे हैं नॉर्थ सिक्किम के जेमा में यह हादसा हुआ है। और सिक्किम में सेना का ट्रक खाई में गिर गया। आर्मी की 3 गाड़ियां चटन से दरअसल थंगू जा रही थी। आर्मी की 3 गाड़ियां थी। अचानक मोड़ पर एक गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया और ड्राइवर जो था ट्रक पर काबू नहीं रख पाया, जिसके बाद खाई में गिरने से ट्रक बुरी तरह से चकनाचूर हो गया। ट्रक में सवार आर्मी जवानों को बहुत गहरी चोटें आई हैं। गंभीर चोट की वजह से 16 जवानों की शहादत हो गई है। इसमें 13 सैनिक और 3 जेसीओ हैं जिनकी मौत हुई है। मौके पर राहत और बचाव का काम जारी है और 4 घायल जवानों को एयरलिफ्ट किया गया है। दर्दनाक हादसे पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दुख जताया है। शहीद परिवार को पीएम राहत कोष से 2 लाख रुपए की मदद की जाएगी। घायलों को 50,000 रुपए देने का ऐलान किया गया। राज्य सरकारें अपने स्तर पर मदद करेंगी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जैसे ही उन्हें इस हादसे के बारे में जानकारी मिली, पीएम मोदी ने हादसे पर दुख जताया है। क्या कुछ लिखा है प्रधानमंत्री मोदी ने, राष्ट्रपति ने भी संवेदना व्यक्त की है। गृह मंत्री, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी शोक व्यक्त किया है। देखिए
प्रधानमंत्री ने लिखा, सिक्किम सड़क हादसे में भारतीय जवानों की शहादत का दुख है। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदना है। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है कि कुछ नेताओं को डर लग रहा है देश में। जंगल राज के मंत्री को मोदी राज में डर सता रहा है। यह सवाल यह है कि आखिर अब भारत में डर लग रहा है, अब तक डर नहीं लग रहा था। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये लालू प्रसाद यादव को आप देख रहे हैं, ये है अब्दुल बारी सिद्दीकी। लालू राज में ये मंत्री थे, उस जंगल राज में मंत्री थे, इन्हें कभी डर नहीं लगा, लेकिन आज इन्हें डर लग रहा है। जरा रिपोर्ट देखिए पहले और सुनिए इन्हें। अब इंडिया में माहौल नहीं रह गया, तुम लोग झेल पाओगे या नहीं झेल पाओगे। देश जरूर मुश्किल से गुजर रहा है और जरूर है कि नफरतें बढ़ गई हैं। लालू के जंगल राज में नेताजी मंत्री रहे, लेकिन आज तक कभी डर नहीं लगा। अब इंडिया में माहौल नहीं रह गया, तुम लोग झेल पाओगे या नहीं झेल पाओगे। अपना मातृ वतन, अपनी मातृभूमि को छोड़, ये दौर आ गया। लालू के बिहार में दिन दहाड़े जब अपहरण और हत्या हो रही थी, तब भी जंगल राज के मंत्री बारी साहब को कभी डर नहीं लगा। अब इंडिया में माहौल नहीं रह गया, तुम लोग झेल पाओगे या नहीं झेल पाओगे। अपना मातृ वतन, अपनी मातृभूमि को छोड़, ये दौर आ गया। लालू राज में जब बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी, तब भी मंत्री जी चैन से थे। गलती से भी डर और खौफ का एहसास छू तक नहीं गया। हमने कहा अपने बेटा बेटी को कि नौकरी कर लो उधर ही, अगर सिटीजनशिप भी मिले तो ले लेना। अब इंडिया में माहौल नहीं रह गया, तुम लोग झेल पाओगे या नहीं झेल पाओ। अपना मातृ वतन, अपनी मातृभूमि को छोड़, ये दौर आ गया। लेकिन कुर्सी गई, मंत्री पद गया, तो मोदी राज में डर लगने लगा। अब्दुल बारी भी उसी गैंग में शामिल हो गए हैं, जिसे 2014 में मोदी के आने के बाद से डर लगने लगा था। देश में ऐसे गैंग ने मोदी को रोकने की दुनिया भर में जोर आजमाइश कर ली, लेकिन देश को मोदी पर ही यकीन था। अब जंगल राज के मंत्री रहे बारी साहब के बेटा बेटी विदेश में हैं। नेताजी ने भारत से ही कमाया और बनाया, लेकिन अब थर थर कांप रहे हैं। जल्दी से आपको मंत्री जी का तारुफ करा दे, पूर्व मंत्री का, उसके बाद बताएंगे कि बाकी पार्टियां क्या कह रही हैं। लालू प्रसाद यादव के करीबियों में से एक अब्दुल बारी सिद्दीकी बिहार सरकार में कई विभागों में मंत्री रहे। उनके दौर में शिक्षा, कृषि, वित्त समेत कई विभाग संभाल चुके हैं अब्दुल बारी। 1977 में पहली बार विधायक चुने गए थे। 2002, 2005, 2010 में विधायक बने, देश ने विधायक बनाया। अब डर लग रहा। लगातार 6 बार और कुल 7 बार विधायक रह चुके हैं। अलीनगर विधानसभा सीट से चुनाव जीता था और जेपी आंदोलन से राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। पत्नी का नाम है नूतन सिन्हा, जो जेपी आंदोलन में शामिल थी। उसके बाद भी बारी जी को डर लग रहा है। इसी आंदोलन के दौरान दोनों की मुलाकात हुई थी। बेटा और बेटी दोनों विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं। बेटा कैम्ब्रिज में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा है और बेटी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पास आउट है। तो नेताजी ने जब कहा कि उन्हें डर लग रहा है, उसके बाद आपको बताता हूं आखिर कि अब नेताजी से सवाल किए जा रहे हैं, उनके साथ के ही लोग सवाल कर रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य पूछ रहे हैं, अगर भारत का माहौल अच्छा नहीं है तो पाकिस्तान जा सकते हैं। मोहसिन रजा पूछ रहे हैं, ये लोग बाय चांस भारत में रुके हैं, बाय चॉइस ये भारतीय नहीं है, इस्लामिक राष्ट्र बनाने की मंशा रखते हैं। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, देश बचाना है तो मुसलमान हो या हिंदू भाईचारे से रहना होगा। राम राज्य से ही था कि सब बराबर है। देश छोड़ने से नफरतें दूर नहीं होंगी, देश में रहकर इस आग को बंद करना होगा। मौलाना बदरुद्दीन ने लिखा, भारत का मुसलमान सबसे सुरक्षित है। वो वैसे ही लिख रहे हैं, अब के जो फैसला होगा वो यहीं पर होगा। हमसे अब दूसरी हिजरत नहीं होने वाली, ना हम सफर न किसी हम नशीन से निकलेगा, हमारे पौधे का कांटा हम ही से निकलेगा। महमूद मदनी ने कहा, माहौल ठीक करना है तो भाईचारे को बढ़ाना होगा, बातचीत करनी होगी, बातचीत करने का अपना रोल होता है। राम सूरत राय ने लिखा, जिस देश में माहौल ठीक है उस देश में चले जाइए, जाने का खर्चा मैं दे दूंगा। विश्वास सारंग ने लिखा, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का मान सम्मान गिराने वाला बयान है ये, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बयान नहीं हो सकता है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं मदनी साहब और बदरुद्दीन अजमल। मैं ये कहूंगा कि वो अपनी बात से जो है उसको सोचे फिर से। वो एक सीनियर लीडर है, अच्छे आदमी है, उन्होंने क्यों ये बात कही मुझे नहीं समझ में आ रहा है। हमारा हिंदुस्तान का जो मुसलमान है, मैं उनसे कहूंगा आप मेरी मालूमात से फायदा उठाइए। आज पूरे मुल्क में सारे हालात के बाद, सारे मामलात के बाद हिंदुस्तान का मुसलमान जितना आज सेफ है और खुश है, ऐसा सुरक्षित पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। उनको भी मशवरा दूंगा कि अपनी बात को आप फिर से सोचिए और इससे अपनी बात से आप
वापस हो जाइए। कहना गलत है, मैं उससे एग्री नहीं करूंगा कि कोई ये कहे कि माहौल ठीक नहीं है तो बाहर रहें। माहौल को ठीक किया जाएगा, ठीक करने के लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी, भाईचारे को बढ़ाना होगा, बातचीत भी होनी चाहिए। डायलॉग एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में डायलॉग का अपना एक इम्पोर्टेंट रोल होता है, तो वो तो होना ही चाहिए। तो अब एक बुनियादी सवाल है, अगर किसी को हिंदुस्तान में भी डर लग रहा है तो वो कहां जाएगा? कौन सा देश बचा है रहने लायक? देखिए जरा, मैं आपको दिखाता हूं एक एक करके। क्या पाकिस्तान जाने लायक जगह है जहां शिया और अहमदिया समुदाय पर अत्याचार होता है? शिया मस्जिदें और इमाम बाड़ों को तोड़ दिया जाता है, शियाओं को इस्लाम से बाहर करने की मांग होती है, अहमदियों की कब्रों तक को निशाना बनाया जाता है। 1974 में अहमदी समुदाय को गैर मुसलमान घोषित कर दिया गया। क्या ऐसे पाकिस्तान में कोई रह सकता है? क्या ईरान जाएंगे बारी साहब? ईरान में कट्टरपंथ के खिलाफ विरोध हो रहा, महिलाओं ने हिजाब के विरोध में बाल काट दिए। ईरान में बिना हिजाब निकलना वहां गुनाह है, हिजाब का विरोध किया तो फांसी पर लटका दिया गया। तो क्या अफगानिस्तान जाएंगे? शरिया के तहत सजा दी जाती है अफगानिस्तान में, बीच सड़क गोलियों से भून दिया जाता है, ना अपील ना दलील, फैसला ऑन द स्पॉट। महिलाओं के लिए पढ़ाई लिखाई बंद, विश्वविद्यालय बंद कर दिए, पार्कों में जाने तक पर रोक लगा दी है। क्या सीरिया के लिए जगह है? जंग की आग में जल रहा है सीरिया, भरपेट खाना तक लोगों को नहीं मिल रहा है सीरिया में, 1,46,00,000 लोगों को मदद चाहिए वहां। क्या सऊदी अरब जाने लायक है जहां शरिया कानून लागू है, जहां चोरी करने पर हाथ काट दिए जाते हैं, हत्या करने पर सर कलम कर दिया जाता है और महिलाओं को सीमित अधिकार है ना के बराबर? क्या यह देश जाने लायक है? अब जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं भारत में कुछ मुस्लिम विद्वान। मुसलमान इस देश में अगर ना कामयाब होगा तब भी वो देश से शिकायत करेगा, अगर कामयाब होगा तब भी शिकायत करेगा। हम लोगों के डीएनए में नमक हरामी आ गई है, हम नमक हराम हो गए हैं और हम जिस वतन में रहते हैं उस वतन की हम सिस्टम की मुखालफत करते हैं, चाहे हिंदुस्तान में हो, चाहे इंग्लैंड में हो, चाहे अमेरिका में हो। यह देश प्रभु राम का है, यह देश प्रभु कृष्ण का है, यह देश गौतम और महावीरा का है, यह देश गुरु नानक का है। हजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का देश अरब था। इस देश में अगर रहना होगा तो रामा की, कृष्णा की, महावीरा की, बुद्धा का सम्मान करना पड़ेगा। जब तक तुम भारत की संस्कृति का सम्मान नहीं करोगे ये देश तुम्हारा सम्मान नहीं करेगा। तुम संविधान को मानोगे? अरे संविधान का मतलब समझते हो? सेक्युलरिज्म का मतलब समझते हो? हिंदुओं की बराबरी मत करना, हिंदुओं की बराबरी करोगे तो जेल में चले जाओगे। वहां की शादी अलाउड है, दूसरी पे जेल में डाल देते हैं। हिंदुओं की बराबरी मत करना। वो ट्रिपल तलाक नहीं होता, तलाक होता ही नहीं है वेदों में, सनातन धर्म में तो तलाक ही नहीं है। तुम तो जेल चले जाओगे, हिंदुओं की बराबरी करोगे मत करना, एक्सपोज हो जाओगे, एक्सपोज हो जाओगे। संविधान छाती पीट पीट के बोलने से संविधान फॉलो करने वाले नहीं होते, सेक्युलरिज्म का गाना बजाने वाले सेक्युलर नहीं होते। हिंदू मुसलमान एक कहने वाले हिंदू मुसलमान एक बराबर नहीं मानते। सच्चाई आपके एक्शंस में है, आपका कर्म बोलता है कि आप कितना संविधान को मानते हैं। हिंदुस्तान से बेहतर मुल्क मुसलमानों के लिए कोई दूसरा नहीं है। अगर आपको हिंदुस्तान अच्छा नहीं लगता, पूरी दुनिया है, यूरोप है, अमेरिका है, बहुत से मुस्लिम मुल्क हैं। ईरान में चले जाइए, वहां पे आपकी खवातीन को गोली मार देंगे, हिजाब नहीं ओढ़ेंगी। पाकिस्तान में चले जाइए, वहां भी ऐसा ही माहौल है। अफगानिस्तान, सीरिया में चले जाइए, वहां भी ऐसा ही माहौल है। इस किस्म का जहर उगलना छोड़ दें, हिंदुस्तान में आग ना लगाएं। हिंदुस्तान एक जन्नतुल फिरदौस की तरह है। जैसे मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा था कि हिंदुस्तान दारुल हरब नहीं बल्कि दारुल अमन है। चलिए, इतना इल्म मिल गया है बारी साहब को, अब अक्ल शायद ठीक हो गई होगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है जो महाराष्ट्र से आई है। कुछ लोग आवाज उठा रहे हैं कि उनकी शादी करवाई जाए, शादी नहीं हो रही है। तस्वीर दिखाइए जरा, एक प्रदर्शन हो रहा है, देख रहे हैं, गाजे बाजे के साथ, घोड़ों के साथ दूल्हे तैयार है, लंबी लाइन है, देखिए गिनिए जरा, लंबी लाइन लगी है और ये सब दुल्हन ढूंढ रहे हैं, इनको दुल्हन नहीं मिल रही है, ये कह रहे हैं इनकी शादी करवाई जाए। देखिए जरा तस्वीरें, ये लंबी लाइन लगी हुई है, ये सब दूल्हे घोड़े पर बैठकर बिना दुल्हन के प्रोटेस्ट करने पहुंचे। क्यों? क्योंकि इन्हें दुल्हन ही नहीं मिल रही। अगली तस्वीर दिखाई जरा, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, बारात तो है लेकिन दूसरी तरफ दुल्हन नहीं। अगली तस्वीर दिखाई जरा, ये लाइन से दूल्हे तैयार हैं, इन सबको इंतजार है दुल्हन का। रिपोर्ट दिखाई जरा, दूल्हे तैयार है, बैंड बाजे के साथ बारात भी निकल चुकी है, लेकिन मुश्किल यही है कि शादी के लिए दुल्हन नहीं मिल रही। 50 के करीब दूल्हे प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, मेरी शादी करवाओ। सजे धजे पगड़ी पहने दूल्हे पूरी तैयारी के साथ निकले। कुछ दूल्हे घोड़ी पर सवार थे तो कुछ पैदल ही मार्च कर रहे थे।
सभी की सिर्फ एक मांग, मेरे लिए दुल्हन लाओ। शादी ना हो पाने से परेशान कुंवारे दूल्हों का मार्च 2 किलोमीटर का सफर तय करते हुए जिला अधिकारी के ऑफिस पहुंचा और अपना दुखड़ा सुनाया। कहा शादी ना हो पाने से माता पिता परेशान हैं, कलेक्टर साहब हमारी शादी करवाओ। भाई अब मैं आपको सुनवाता हूं, जरा दूल्हों को सुनिए वो क्या कह रहे हैं। गोर गरिबांना पाहूनच मुली जे या असतात त्यांना नोकरदार बघून पुरी देतात, पण गोरगरिबाच्या मुलाला मुली देत नाहीत पालक. तुम्ही शेतकरी आहे, हां. शेतकऱ्यांना मुली देत नाही असं म्हणणं आहे तुमचं. हां. सरळ सरळ हां. काय मग त्या ठिकाणी लग्नाकरता मुलगी मिळावी म्हणून आज मायबाप सरकारला या घटनेचं गांभीर्य लक्षात आणून देण्यासाठी सोलापूरच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयावरती अनोख्या अशा पद्धतीनं आम्ही सर्व तरुण मुलं ज्यांची या ठिकाणी अद्यापही लग्नासाठी ज्यांना मुलगी मिळत नाही अशा तरुणांना घेऊन शासनाला याचं गांभीर्य. इनको दुल्हन ना मिलने की वजह है रेशियो। महिला और पुरुष का रेशियो जिन राज्यों में जिन जिलों में कम है वहां यह सबसे ज्यादा परेशानी और समस्या है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, एसबीआई में सुरंग से चोरी हो गई। एसबीआई में कैसे, ये देख रहे हैं आप, कानपुर की खबर है ये। सुरंग बनाकर चोर घुसे, फुल स्क्रीन लीजिए जरा। ये सुरंग बनाकर घुसे चोर और सीधे बैंक के अंदर जाकर ये सुरंग खुली, जिसके बाद चोर चोरी करके फरार हो गए। अगली तस्वीर बैक टू बैक प्ले करिए जरा। ये तस्वीर आप सुरंग की देख रहे हैं और ये आप देख रहे हैं, उसके बाद पुलिस ढूंढ रही है आखिर चोरी हुई कैसे। तो आइए मैं बताता हूं एसबीआई में कैसे घुसे ये चोर। ये चोर दरअसल पूरी प्लानिंग के साथ इन्होंने सुरंग बनाई, उसके बाद ये बैंक के अंदर दाखिल हुए। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, ये रास्ता है, इस तरह सुरंग बनाई बाहर से और अंदर अंदर सुरंग बनाने के बाद सीधे एसबीआई के अंदर। कानपुर में एसबीआई की शाखा में यह सेंधमारी हुई है। सुरंग बनाकर बैंक में दाखिल हो गए चोर। बैंक के पिछले हिस्से से यह सुरंग बनाई गई। बैंक के पिछले हिस्से में लोग रहते नहीं। 8 फीट लंबी सुरंग से स्ट्रांग रूम में सीधे पहुंच गए। ड्रिल मशीन से फर्श तोड़ अंदर पहुंचे। स्ट्रांग रूम के लॉकर को गैस कटर से काटा। इतनी सफाई से चोरी की, अलार्म भी नहीं बजा। चोरों को बैंक और लॉकर की पूरी जानकारी थी। चोरों ने बैंक के अंदर से सटीक रेकी की थी। बैंक के स्ट्रांग रूम में 2 अलमारियां थी। चोरों का टारगेट सोने वाली अलमारी थी। करीब 2 करोड़ का सोना ले उड़े चोर। 2 करोड़ का सोना, करीब 1 करोड़ 80 लाख का यह सोना था और गोल्ड चेस्ट में 29 लोगों के जेवरात रखे हुए थे। गोल्ड लोन लेने वालों का यह सोना था और बगल की शिफ्ट में 35 लाख रुपए नगद थे। चोर 35 लाख रुपए कैश छोड़कर गए, कैश नहीं ले गए, सोना ले गए। चोरी में बैंक कर्मचारियों के शामिल होने का शक है। स्ट्रांग रूम का सीसीटीवी कैमरा खराब मिला है। 15 दिन से बैंक में ऑडिट चल रहा था। रात 11 बजे तक कुछ कर्मचारी और ऑडिट टीम थी और गुरुवार देर रात बैंक में चोरी की वारदात हुई। शुक्रवार सुबह बैंक स्टाफ को चोरी का पता चला। 1997 में भी इस बैंक में ऐसे ही चोरी हुई थी। सुनिए जरा कानपुर के पुलिस कमिश्नर इस चोरी के बाद क्या कुछ कह रहे हैं। बैंक के पिछवाड़े से स्ट्रांग रूम के बाहर से ही एक इनकी अपनी बाउंड्री वॉल बनी हुई है, उसमें गाड़ी झंकार है। उसके अंदर से सुरंग लगा के इनके स्ट्रांग रूम में चोरों ने एंट्री करके गोल्ड का जो चेस्ट था उसका जो दरवाजा है उसको किसी रॉड से खोला है तथा संपूर्ण गोल्ड उसमें से चोरी कर लिया गया है। शीघ्र ही डीसीपी वेस्ट के नेतृत्व में अलग अलग टीमें बना के इस घटना का खुलासा कर लिया गया। ये भी अजब गजब चोरी कानपुर में हुई। और आज की एक और बड़ी खबर है चाल शोभराज से जुड़ी हुई, जिसे बिकनी किलर के नाम से जानते हैं। बहुत से लोग आज के युवाओं में ये होंगे जो जानते भी नहीं हो बिकनी किलर था कौन। 19 साल बाद बिकनी किलर रिहा किया गया है। कौन है बिकनी किलर, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप, फ्लाइट ले ली है इसने नेपाल से और नेपाल से उड़ान भर चुका है। ये आज की सबसे नई तस्वीर है बिकनी किलर की। उम्र बढ़ गई, 78 साल हो गई है। उस दौर में अपराध किए, सजा भुगती है, लगभग 2 दशक तक जेल में रहा है। देखिए जरा, सीरियल किलर चार्ल्स शोभराज नेपाल की जेल से रिहा कर दिया गया। नेपाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रिहाई हुई है। जेल में सजा का समय पूरा कर लेने के बाद यह रिहाई हुई है। 2 विदेशी युवतियों की हत्या के केस में सजा हुई। 2003 में शोभराज को उम्र कैद की सजा हुई थी। नेपाल में उम्र कैद की सजा 20 साल की होती है। शोभराज ने कोर्ट से रिहाई की गुहार लगाई, जिसके बाद नेपाल में 65 साल के ऊपर के कैदियों को छूट दी जाती है उनके चाल चलन को लेकर। चार्ल्स शोभराज की उम्र 78 साल है। शोभराज 90% सजा पूरी कर चुका है और इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि शोभराज की रिहाई की जाए और उसे छोड़ा जाए। आइए अब मैं आपको बताता हूं
कि आखिर चार्ल्स शोभराज को बिकनी किलर क्यों कहा जाता है, यह आपको बताता हूं। आखिर क्या वजह है, इसने किसकी हत्या की थी और इसके नाम के साथ बिकनी क्यों जुड़ा है। देखिए, यह आप देख रहे हैं कि आखिर यह चार्ल्स शोभराज 1975 में इसने पहली हत्या की थी। 1975 में बिकनी पहनी पर्यटक का थाईलैंड में मर्डर किया था, जो बिकनी में थी। पर्यटक का नाम था टेरेसा नोल्टन और दूसरा शिकार तुर्की की पर्यटक विताली हकीम बनी, जिसके बाद विताली का शव भी बिकनी पहने हुए मिला। इसी के बाद शोभराज को बिकनी किलर कहा जाने लगा। तीसरा शिकार डच स्टूडेंट हैंग बिंताजा थी। दिल्ली में 3 फ्रेंच लड़कियों का मर्डर इसने किया था। शोभराज ने 70 के दशक में कुल 12 पर्यटकों की हत्या की इसने। थाईलैंड, नेपाल, भारत में ये मर्डर किए थे इसने। हत्या के बाद शोभराज चुपके से निकल जाता था, इसलिए सरपेंट किलर का नाम भी इसे मिला। 19 साल की उम्र में पहली चोरी की थी चार्ल्स शोभराज ने। 10 देशों में 20 से ज्यादा मर्डर किए हैं इसने। आइए, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि चार्ल्स शोभराज है कौन, क्या कहां से इसका ताल्लुक है, क्योंकि ये काठमांडू से फ्लाइट लेकर फ्रांस गया है। कैसे फ्रांस जाने वाला है, कैसे फ्रांस गया, ये देखिए जरा। रिहाई के बाद शोभराज फ्रांस के लिए रवाना हुआ। काठमांडू से दोहा होते हुए फ्रांस पहुंचेगा। काठमांडू से दोहा और फिर फ्रांस। रात करीब 8:45 पर दोहा में लैंडिंग होगी। रात 1:25 पर दोहा से पेरिस की फ्लाइट लेगा। 24 की सुबह 6:30 बजे के करीब पेरिस में लैंडिंग होगी। शोभराज का जन्म 6 अप्रैल 1944 को वियतनाम में हुआ। उस वक्त वियतनाम पर फ्रांस का कब्जा हुआ करता था। ऐसे में शोभराज के पास फ्रांस की नागरिकता है और पिता भारतीय और मां वियतनामी थी। इसकी पूरा नाम इसका गुरमुख चार्ल्स